महत्वपूर्ण हो जाता है सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, चाहे जिस भी सेगमेंट का मुद्दा है, चाहे प्राचीन भारत में शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म है, मध्यकाल में चाहे वो भक्ति और सूफी आंदोलन है, या आधुनिक काल में वो 19वीं और 20वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। इस सारे पहलू जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे 4 लेक्चर लगना जो है वो लाजमी भी है। आइए भाई, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने हिंदू धर्म सुधार आंदोलन देखा था तथा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन देखा गया था, सुधार आंदोलन देखा गया था। हिंदू धर्म में एक लंबी जो है श्रृंखला रहती है समाज सुधारकों की। राजा राम मोहन रॉय से हम लोगों ने कहानी को शुरू किया था। राजा राम मोहन रॉय रहते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर रहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहते हैं, देन डॉक्टर केशव चंद्र सेन रहते हैं, देन आत्माराम पांडुरंग हैं, जस्टिस रनाडे हैं, दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, ये है। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में हम लोग आए थे तो 4 प्रमुख जो आंदोलन रहते हैं, देवबंद आंदोलन है, वहाबी आंदोलन है, देन आफ्टर फिर हम लोगों ने देखा था कि अहमदिया आंदोलन है और अलीगढ़ आंदोलन है। आज का हम लोग का विषय वस्तु कहां पर है? तो अभी हम लोग जो है सिख धर्म सुधार आंदोलन किया जाएगा, सिख धर्म सुधार आंदोलन किया जाएगा। देन आफ्टर पारसी धर्म सुधार आंदोलन किया जाएगा। देन आफ्टर निम्न जातीय आंदोलन किया जाएगा, निम्न जातीय और मंदिर प्रवेश आंदोलन देखा जाएगा। इसके पश्चात सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो महत्व है उसे देखा जाएगा। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जो सीमाएं हैं उसे देखा जाएगा। तो आज इन सारे पहलू को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए जो है एक करके आगे बढ़ा जाए। बड़ी संख्या में आप लोगों का अभिवादन है, ठीक है? चलिए आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, मनीष मैंने आपका मैसेज देख लिया, कम से कम आप 10 बार से ज्यादा मैसेज किए हैं। सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है और उसके साथ ही फटाफट हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? मनीष बेटा अभी अंतिम होना चाहिए। आपने बहुत बार वो किया, लंबी और मैं रोज आप लोगों को कहता हूँ, उस पर बहुत विशेष आकर्षण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आइए जो है, तो अभी हम लोग क्या देखा जाएगा? अभी जो है सिख धर्म सुधार आंदोलन देखा जाएगा। सिख धर्म सुधार आंदोलन। सिख धर्म सुधार आंदोलन में क्या है? इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन या अकाली आंदोलन भी कहते हैं। कब हुआ था भाई? कब हुआ था? वर्ष 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान। अकाली आंदोलन भी क्या होता है? अकाली आंदोलन भी लोकप्रियता प्राप्त करता जाता है। समाप्त कब हुआ था? तो समाप्त अंततः 1925 ईस्वी में एसजीपीसी के गठन के साथ। ये एसजीपीसी क्या है? 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन के साथ हुआ। बेसिक सी चीजें हैं कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो है यही अकाली आंदोलन है। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। यही समय क्या है? असहयोग आंदोलन का समय है। गांधी जी का प्रयास ही रहता है कि समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर के चलने का। अंततः यह आंदोलन समाप्त कब होता है? उस एसजीपीसी का गठन होता है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का, 1925 में, उसी के साथ ये समाप्त होता है। अब मुद्दे की बात है कि कारण क्या था? अकाली आंदोलन का कारण क्या था? तो सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों ये है कि एक कहावत सुने होंगे आप लोग। कहावत क्या है? संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात।
अच्छे संगत में रहने पर अच्छे गुण मिलते हैं, बुरे संगत में रहने पर बुरे गुण मिलते हैं। सिख धर्म में क्या हुआ है? सिख धर्म में उदासी महंत है, उदासी महंत है। ये उदासी महंत कौन है भाई? उदासी महंत जो है हेरिडेट्रिकल है, ये वंशानुगत पद होता था इनका। और उदासी महंत ये क्या कर रहे थे? उदासी महंत सिख गुरुद्वारों में, सिख गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। साथ ही साथ क्या है? साथ ही साथ अपने प्रवचनों में या सभाओं में ये क्या कर रहे थे? अपने प्रवचन और सभाओं में अंग्रेजी शासन को समर्थन दे रहे थे। कहानी का सार क्या है? कहानी का सार यह है कि धर्म क्या है? धर्म आस्था का मुद्दा है। किसी भी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो हिंदू धार्मिक स्थल हो, चाहे सिख या ईसाई, जब धर्म आस्था का विषय वस्तु है भाई, तो अगर मंदिर में हम जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं या किसी अन्य जगह पर जाते हैं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। दया और दान क्या है? दया और दान जो है व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मंदिर में अपने मन की शांति के लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी धार्मिक स्थल पे जा रहा है, वहां का धार्मिक जो प्रमुख है वो किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि आप इतना ही दान दीजिए। ये उदासी महंत क्या है? ये उदासी महंत सिख गुरुद्वारों में भ्रष्टाचार की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों को अधिक से अधिक दान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो प्रगतिशील सिख वर्ग है उसे ये बात पल्ले नहीं पड़ रहा था। दान के लिए प्रोत्साहन करना या दबाव बनाना, अभी धर्म मैंने क्या कहा भाई, धर्म आस्था का विषय वस्तु है। और धार्मिक स्थलों पे व्यक्ति किस लिए जाता है? मन की शांति के लिए जाता है। अगर व्यक्ति अपने मन की शांति के लिए किसी धार्मिक स्थल पे जा रहा है और वहां के प्रवचनों में राजनीति की बातों को अगर सुने, चाहे वर्तमान हो चाहे अतीत हो, तो राजनीति की बातें, ब्रिटिश सरकार को समर्थन देना, ब्रिटिश सरकार को वैधानिकता देना, ये बात भी सिख धर्म के प्रगतिशील लोगों को अखर रहा था। कुल मिला जुला करके मुद्दा क्या है भाई? अभी मैंने कहा ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, संगत से गुण होता है। माहौल कैसा है? हर धर्म में सुधार आंदोलन चल रहा है। हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन, सिखों में भी ये अंत प्रेरणा आती है कि जो उनके गुरुद्वारों में बुराइयां हैं उस पर प्रहार करना चाहिए। और कमोबेश क्या होता है? कमोबेश देश में जो है जागरूकता का माहौल रहता है। गांधीवादी नेतृत्व में पहले जन आंदोलन की शुरुआत भी रहती है। असहयोग आंदोलन का मुख्य मुद्दा भी रहता है कि ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करना है। यहां भी अकाली आंदोलन या सिख गुरुद्वारा जो सुधार आंदोलन है उसमें अंग्रेजों का ये महंत समर्थन कर रहे थे, इसलिए असहयोग आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना जो है वो लाजमी है। आंदोलन लोकप्रियता पाता गया, अकाली नेताओं के द्वारा जो इस आंदोलन को नेतृत्व दिया गया, आंदोलन लोकप्रियता पाता गया, और अंततः क्या होता है? अंततः जो है ब्रिटिश शासन इनके सामने झुकती है। उदासी महंतों की सिख गुरुद्वारों पर जो वंशानुगत, मैंने कहा इनका वंशानुगत वो है, इनका जो वंशानुगत पद रहता है इसे समाप्त किया जाता है, तथा गुरुद्वारों का प्रबंधन जो है वो एक कमेटी को, कमेटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को दे दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। आज भी सिख गुरुद्वारों का जो रेगुलेशन है या मैनेजमेंट है वो एसजीपीसी ही देखता है। चलिए भाई, ये क्या था? ये सिख धर्म सुधार आंदोलन है। अब अंतिम मुद्दा हम लोग का कौन सा है? तो अंतिम मुद्दा हम लोगों का पारसी धर्म सुधार आंदोलन है। कौन सा? पारसी धर्म सुधार आंदोलन है। पारसी धर्म सुधार आंदोलन, इसके पहले भी मैंने आप लोगों से बहुत सारे कहावतों के माध्यम से, बहुत सारे कविताओं के माध्यम से चीजों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है कि विषय वस्तु को आप आत्मसात कर सकें। तो एक समथिंग, एक कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके पहले सुनाया था, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। जहां कुछ भी नहीं करना है वहां पे कुछ अगर हो जाए तो बेहतर ही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पारसी समुदाय को भी लगता है इनको भी अपने धर्म में, ज्यादा नहीं लेकिन धर्म में सुधार के अवसर या अपने समाज में सुधार के सीमित ही सही, परंतु यहाँ पर भी
अवसर है। और इससे क्या होता है, इससे पारसी धर्म सुधार आंदोलन की नींव पड़ती है। एक संगठन की स्थापना किया जाता है, रहनुमाई मजदयान सभा। रहनुमाई मजदयान सभा का गठन होता है। 1850 का दशक रहता है, 1850 के शुरुआती दशक के शुरुआती वर्ष रहते हैं। कौन रहता है? पारसी समाज के प्रबुद्ध और प्रगतिशील लोग रहते हैं, और प्रगतिशील लोग रहते हैं। कौन है भाई? तो यहां पर एस बंगाली है, एस बंगाली है, दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, तथा नौरोजी फरदोन जी हैं, नौरोजी फरदोन जी। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा रहनुमाई मजदयान सभा का गठन किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक पत्रिका का संपादन किया जाता है, एक पत्रिका का संपादन किया जाता है। पत्रिका का शीर्षक क्या रहता है? इस पत्रिका का जो शीर्षक है राफ्त गुफ्तार है, राफ्त गुफ्तार है। इसके माध्यम से क्या होता है? पारसी धर्म में प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देना, जो भी धर्म से जुड़े अंधविश्वास हैं उन पर प्रहार करना, और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से अपने पारसी समुदाय में सामाजिक धार्मिक जन जागरूकता का जो दृष्टिकोण था उसको बढ़ावा दिया गया। तो चलिए भाई, क्या है ये धर्म सुधार आंदोलन जो है हम लोगों का समाप्त हुआ। अब यहां से अगला मुद्दा क्या जुड़ जाता है? तो यहां से अगला मुद्दा निम्न जाति और निम्न जाति आंदोलन। इसके साथ साथ एक और आंदोलन चलने लगता है, मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मैंने शुरू ही जब किया था तो आप लोगों से कहा था कि 19वीं शताब्दी क्या है? 19वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में एक बौद्धिकता का युग है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक से ही राजा राम मोहन रॉय अपने बौद्धिक क्रियाकलापों से समाज में एक नवजागरण करना शुरू करते हैं। उस नवजागरण का प्रभाव यह होता है कि पहले अकेले थे, अब कई सारे बुद्धिजीवी उनके साथ जुड़ते हैं, और क्लास के शुरू में वो सारा नाम मैंने बताया। इन सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव एक नवीन जन जागरूकता के रूप में देखा जाता है। अभिनव मैं प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूं, आप बुक से पढ़ ली, इसका क्या मतलब है? चलिए, तो मुद्दे की बात क्या है? 19वीं शताब्दी में जो जन जागरूकता होता है, इस जन जागरूकता का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ता है, तथा निम्न जाति के जो प्रगतिशील लोग हैं उनमें एक नवीन चेतना आती है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, अगर 19वीं शताब्दी में कहूं तो क्या हुआ भाई? 1800 से 1900 के बीच का समय है। 19वीं शताब्दी का अगर मैं पूर्वार्ध कहूं तो 1800 से 1850 तक का समय हुआ। हाँ, पारसी दर्शन बस इतना ही काफी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप बुक में भी जाएंगे, बस यही दो मुद्दा आपको मिलेगा और एक पैराग्राफ में मिलेगा। असल में जो हिंदू धर्म रहता है, हिंदू धर्म में ही ज्यादा विकृतियां रहती हैं, ज्यादा अंधविश्वास रहता है, और कमोबेश जो है मुस्लिम धर्म भी वही सहभागिता में रहता है। सिख और पारसी धर्म सुधार आंदोलन को अल्पसंख्यक में भी अति अल्पसंख्यक में आते हैं, और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निम्न जाति के जो प्रगतिशील लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उसमें एक नवीन चेतना आती है, और उनके द्वारा निम्न जाति सुधार आंदोलन चलाया जाता है। विदित है भाई, मैंने 1931 की कहानी बयां किया था। 1931 जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रहता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप लोगों ने देखा था कि लंदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के मुद्दों को किस तरीके से उठाया था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है निम्न जाति के द्वारा जो अस्पृश्यता रहता है, सामाजिक भेदभाव रहता है, कई सारे उनके ऊपर प्रतिबंध रहते हैं। पहले के जमाने में लोग कुएं से ही, पूरा गांव जो है वो कुएं पे ही निर्भर था। हैंडपंप तो शायद अपवाद में दो होते थे। निम्न जातियों को कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, मंदिर में सार्वजनिक रूप से जाकर के पूजा करने का अधिकार नहीं था, समाज के अस्पृश्य वर्ग में इन्हें देखा जाता था, और बहुत सारे सामाजिक जो इनके ऊपर प्रतिबंध थे। उनके द्वारा क्या किया जाता है? निम्न जाति आंदोलन चलाया जाता है। इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसकी रहती है भाई? निम्न जातीय आंदोलन में जो अग्रणी भूमिका है ये किसकी है? तो अग्रणी भूमिका ज्योतिबा फुले हैं,
ज्योतिबा फूले हैं। फिर आगे चल करके और भी कई सारे लोग आएंगे, जैसे कि नारायण गुरु हैं। अगले जो हैं ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी नायकर हैं। देन आफ्टर गांधी जी हैं। देन आफ्टर अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी हैं। तो यहां से भी एक निश्चित अंतराल पर जो है 2-3 वर्षों पर यहां से भी प्रीवियस प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए क्या है, इस पर आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। सबके मूल में आपको क्या दिखेगा? सबके मूल में यही दिखेगा, वो जाति पाति का विरोध कर रहे हैं, सामाजिक भेदभाव का विरोध कर रहे हैं, दलित समुदाय के लिए समानता के अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। इस समानता के अधिकारों के अंतर्गत जो है मंदिर में प्रवेश करना, सार्वजनिक रूप से कुएं से पानी का उपयोग करना और दलित अधिकारों की बात की जाती है। इसमें ज्योतिबा फूले के द्वारा ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व का विरोध किया जाता है। दक्षिण भारत में अगर अभी भी देखेंगे तो अभी भी लगभग समाज 2 ही भागों में बटा हुआ है, ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग का जो वर्चस्व रहता है उसका विरोध किया जाता है। ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी मुस्तकिल की जाती है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया जाता है। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले रहती हैं। सावित्रीबाई फूले भी जो है निम्न जाति सुधार आंदोलन में उनकी सहभागीदार बनती हैं। और आगे चल करके आत्मसम्मान आंदोलन चलता है, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलता है। फिर गांधी जी आते हैं। गांधी जी की अगर सकारात्मक कार्यक्रम आप लोगों को याद हो या रचनात्मक कार्यक्रम अगर आप लोगों को याद हो, गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, छुआछूत उन्मूलन की बात करते थे। किसकी? छुआछूत उन्मूलन की बात करते थे। छुआछूत किसके साथ है? जाति के साथ है। आगे अगर आप लोग को याद होगा तो गांधी जी जब पूना समझौता 1932 में होता है, उसके पश्चात सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं। ये गांधी जी ही रहते हैं जिन्होंने दलितों को क्या कहा था? इन्हें कहे थे कि आप दलित नहीं, आप हरिजन हैं। हरि मतलब भगवान, जन्म रूप के होते हैं। गांधी जी ने हरिजन नाम से पत्रिका भी संपादित करना शुरू किया तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये निम्न जाति से ही रहते हैं और इनके द्वारा कई सारे कार्य, बहिष्कृत हितकारी सभा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, अन्य कार्यों को भी संपादित किया जाता है। तो आइए जो है इनसे फैक्चुअल कुछ जो डेटा पूछा जाता है उसी पे क्या है, उसी पर मैंने जो है पीपीटी तैयार करवाया है और ये सारे फैक्चुअल डेटा को आप एक बार देख लीजिए। ज्योतिबा फूले जो है, ज्योतिबा फूले का जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म 1827 में पूरे महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में वर्ष महत्व नहीं रखता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया जो कि निम्न जाति के कल्याण के लिए कार्य करता था। आगे चल करके दलित समुदाय या निम्न जाति में जनजागरूकता लाने के लिए इन्होंने एक पुस्तक ही लिखा। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम गुलामगिरी है और ये आपको मिल जाएगा, ये पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे किस तरीके से निम्न जातियों में शिक्षा के प्रसार, ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व का विरोध, हिंदू धर्म में जो जातिगत भेदभाव है उसका विरोध, ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। समाज सेवा के लिए इन्हें क्या कहा गया? समाज सेवा के लिए इन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है। अगर कोई प्रश्न पूछा उसके ऑप्शन में गांधी जी नहीं है, ज्योतिबा फूले हैं, निम्नलिखित में से महात्मा किसे कहा गया? तो ज्योतिबा फूले के बारे में बताना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, सीधे ज्योतिबा फूले के बाद भीमराव अम्बेडकर आ गए। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महार जाति एक निम्न जाति हुआ करती थी, तो वहां पे हुआ था। आगे चल करके ये मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर उसके पश्चात कहां चले जाते हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका चले जाते हैं। अगर मौका हो तो एक बार उनकी बायोग्राफी जरूर पढ़िएगा, कभी अगर समय मिले तो जानना चाहिए कि एक व्यक्ति, मैंने कहा था ना व्यक्ति की जो सफलता है, व्यक्ति की सफलता वो कितने संघर्षों से निकला है इससे पता चलता है। तो उस जमाने में एक निम्न जाति में पैदा हुए कोई व्यक्ति देखिए ना अपनी आलोचना से टूट जाता है। अगर आप ही लोग की बार बार आलोचना किया जाए ना तो उस समय के बाद या तो उसे आप स्वीकार कर लेते हैं या उस आलोचना में टूट जाते हैं। परंतु एक व्यक्ति जो है जिस तरीके से जो है प्रारंभिक शिक्षा जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया वहां पर उनको असली से समझ करके अन्य बच्चों से अलग रखा जाता था। जिस मटके से सामान्य बच्चे पानी पीते थे वो पानी उनको मतलब प्यास लगी लेकिन पानी पीना नहीं है। अम्बेडकर जी की जो सबसे बड़ा, मैं कहूं कि सबसे बड़ा जो योगदान है उनकी जिजीविषा, उनकी इच्छा शक्ति। और वहां से भाई आज दिल्ली मुंबई में आकर के पढ़ाई करना सबके बस की बात नहीं, हाथ पर बच्चे की बस की बात नहीं है। दिल्ली में आइए भाई ना, बस कमरे का किराया पता कीजिए, कमरे के किराए से अंदाजा लग जाएगा कितना महंगा शहर है। और हर चीज यहाँ फैशन ही चलता है। छोटे शहरों में तो खुद से बच्चे खाना बना लेते हैं, यहाँ टिफिन की सर्विस है। छोटे शहरों में बच्चे साइकिल रखते हैं, यहाँ तो साइकिल अपवाद में शायद ही, अपवाद में ही शायद दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो ऑटो से ही आना जाना या मेट्रो से आना जाना है। तो जहां आज भी समाज के अधिकांश छात्रों के लिए दिल्ली मुंबई एक
कह सकते हैं दुर्गम रास्ता बना हुआ है। वहां पर ये व्यक्ति उस जमाने में अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त किए, फिर उसके बाद ब्रिटेन जाते हैं, ब्रिटेन से भी डिग्री लेते हैं, पुनः भारत लौट करके आते हैं और भारत में आकर के इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। और इसका मूल उद्देश्य यही रहता है कि जो इन्होंने झंझावात अपने समुदाय के लोगों को देखा था, उस अस्पृश्यता की बुराई का क्या करना था, उस अस्पृश्यता की बुराई को समाप्त करना था। आगे आगे ये सब देख लीजिएगा, बहिष्कृत भारत नाम से पत्रिका निकालते हैं, ये सब भी पूछता रहता है, कुछ आवधिक अंतराल को कुछ वर्षों पर पूछता रहता है। देन आपका जो है एक चीज ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के साथ इनका मतभेद है, जबकि गांधी जी देखिए ना अस्पृश्यता विरोधी थे, छुआछूत और जाति पाति का वो छुआछूत का विरोध करते थे, परंतु जाति व्यवस्था के वो समर्थक थे, जाति व्यवस्था तो वर्ण व्यवस्था के वो समर्थक थे। इसी मुद्दे पर क्या था, इन्हीं सारे मुद्दों पर वैचारिक मतभेद था। भीमराव अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी रहते हैं, तो गांधी जी के साथ क्या रहता है, गांधी जी के साथ इनका मतभेद रहता है। आगे चलकर के वही दलित मुद्दे में जो आरक्षण का मुद्दा होता है, लोगों में पूरा समझौता भी होता है। और आगे कुछ किताबें दिया होगा, हाँ, एनिहिलेशन ऑफ ऑल कास्ट थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव done to the untouchables, the Buddha and his Dhamma, the Buddha and Karl Marx, who were the Sudraj, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, इस पे अपना ध्यान रखिएगा। आजकल पुस्तकों से भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी जी का क्या योगदान है भाई, तो महात्मा गांधी जी का भी मैंने कहा, हरिजन नाम से पत्रिका निकालते थे, छुआछूत के विरोधी रहते हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन के समर्थक रहते हैं। बाकी ये सब देख लीजिएगा, फैक्चुअल डेटा है। आगे ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में जो मैंने बताया और नारायण गुरु के बारे में बताया, तो ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी को पेरियार कहा जाता था। 1879 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। जातिवादी असमानता और वही सब मूल बातें जो मैंने कहा था, मंदिर प्रवेश के समर्थक रहते हैं, दलित शिक्षा के समर्थक रहते हैं, ये इनका अपना योगदान रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। नारायण गुरु है, नारायण गुरु का जन्म केरल में हुआ था 1856 में। इनके साथ कुछ अन्य बुद्धिजीवी रहते हैं जो निम्न जाति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। मुख्य योगदान इनका क्या रहता है, तो नारायण गुरु का मुख्य योगदान मंदिर प्रवेश आंदोलन रहता है। अभी कुछ वर्ष पूर्व अगर आप लोग देखे होंगे तो केरल में सबरीमाला मंदिर है और वहां पर क्या महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, या महिलाओं का शायद कुछ मेंस्ट्रुएशन पीरियड में प्रवेश वर्जित है, कुछ ऐसे करके मामला अभी भी बहुत ही कुछ साल पहले ही बहुत ज्यादा मुद्दा बना हुआ था। तो मंदिर प्रवेश एक प्रमुख मुद्दा था, मंदिर प्रवेश आंदोलन को लेकर के ये आंदोलन करते हैं। गांधी जी इनको समर्थन देते हैं। केरल में उस जमाने में त्रावणकोर रियासत रहती है और अंततः क्या होता है, अंततः मंदिर प्रवेश का अधिकार इनके प्रयासों से निम्न जाति के लोगों को मिलता है। तो चलिए भाई, ये क्या है, ये जो है निम्न जाति आंदोलन और मंदिर प्रवेश आंदोलन हो गया। आइए हम लोग आते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व क्या है, मूल मुद्दे पर आते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। शायद प्रारंभिक क्लास में मैंने इस पे प्रश्न भी आप लोगों को लिखवाया हुआ था। महत्व को कैसे देंगे भाई, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का राजनैतिक महत्व क्या था, इसका सामाजिक महत्व क्या था, आर्थिक महत्व क्या था, अगला जो है धार्मिक सांस्कृतिक महत्व क्या था, अगला जो है वैचारिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर महत्व क्या था। तो मेंस में अगर आंसर लिखने जा रहे हैं तो मेंस में हमेशा उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है। आइए जो है हम लोग कहां पर आते हैं, एक एक करके देखते हैं किसका महत्व क्या था। राजनैतिक महत्व क्या है भाई, जरा कुछ बताइए। आप लोग भी तो फालतू की इधर उधर की बातें आप लोग कर रहे हैं, रोज समझाया जाता है। जरा बताइए, कुछ पॉइंट दिख रहा है आप लोग को कि राजनीतिक महत्व क्या था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का राजनीतिक महत्व क्या था। कोई पॉइंट अगर आपके ध्यान में आ रहा है तो जरा बताइए। आज चौथी क्लास इस पे चल रही है, बहुत विस्तार से आप लोगों ने देखा। कोई एक दो पॉइंट अगर समझ में आ रहा है तो बताइए। चलिए, जो है सती प्रथा को बंद करना ये राजनीतिक प्रभाव नहीं है, सामाजिक प्रभाव है।
इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान जो है क्लास पे फोकस कीजिए। एक बार क्लास में अगर अच्छे से समझ लिए तो क्या होगा, फिर अगली बार क्या होगा, जब रिवीजन करेंगे ना, अगर इस नोट्स को देखेंगे तो अगली बार बस केवल आपको पन्ना पलटना होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप झटका मार रहे हैं या फिर विशेष उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए भाई, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का राजनीतिक महत्व क्या है? तो राजनीतिक महत्व भारतीयों के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई कानूनों को बनाया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सामाजिक कुप्रथा के विरोध में, सामाजिक बुराइयों के विरोध में कई कानूनों का बनाया जाना। कोई भी 2-3 बता दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सती प्रथा पर प्रतिबंध, अगला जो है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना, अगला एज ऑफ कंसेंट एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, अगला जो है कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध, इत्यादि। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में समाज की बुराइयों को जो प्रमुखता से उभारा गया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन सारी बुराइयों में, कई बुराइयों के विरोध में जो है कानूनी जो है एक्ट लाए गए, कानून बनाए गए, जैसे कि ये सारे एक्ट हैं। आइए भाई आगे देखते हैं सामाजिक महत्व क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सामाजिक महत्व क्या है। तो सबसे ज्यादा महत्व सामाजिक ही रहता है, क्योंकि समाज में ही बुराइयां थी, समाज में जो प्रचलित धर्म थे उसी में बुराइयां थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो रहता है वो बाल विवाह की, जो लड़कियों की विवाह है उसकी एक न्यूनतम आयु को निर्धारित करता है। 12 साल लाइफ की जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट में एक लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु जो है लगभग 12 वर्ष जो है वो निर्धारित किया जाता है। सामाजिक महत्व क्या है भाई? तो सामाजिक महत्व जो है समाज में जातिगत भेदभाव कम हुआ, अगला जो है सामाजिक रुग्णता में कमी आई, अगला जो है लोगों में सामाजिक बुराइयों के विरोध में नवीन चेतना का विकास हुआ, और भी जो समाज में आपको बताना है बता सकते हैं, जैसे कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, अगला जो है अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह को बढ़ावा मिला। और भी समाज में और भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये सब क्या रहता है, इन सारे आंदोलनों का प्रभाव रहता है कि डीके कर्वे के बारे में मैंने बताया था, डीके कर्वे ने जानबूझ करके एक विधवा से शादी किया। विधवा से शादी करने का उद्देश्य उनका यही रहता है कि लोगों के अंदर विधवाओं के प्रति जो है नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो। विधवा शिक्षा आश्रम की स्थापना किया गया। महिलाओं की शिक्षा के लिए मैंने कहा था पंडिता रमाबाई रनाडे वो प्रयास कर रही हैं। अभी ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले हैं, वो निम्न जाति में शिक्षा बढ़ावा दे रही है। इस तरीके से क्या है, प्रार्थना समाज जो है जातिगत भेदभाव और इन सारे का विरोध कर रहा है, तो ये जो है इसके सोशल इंपॉर्टेंस के रूप में ऐड करते हैं। आइए भाई अब देखते हैं कि आर्थिक महत्व क्या है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आर्थिक महत्व भी कुछ है। आर्थिक महत्व जरा बताइए भाई, कुछ आपको लगता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कुछ आर्थिक महत्व भी था? पूरी कहानी अब खत्म है, हम लोग महत्व पर हैं, तो आपको लगता है कि इसका कोई आर्थिक महत्व भी था? इसका कोई आर्थिक महत्व है? कुछ दिख रहा है? शिल्पा का दर्द है कि मेरे सारे दोस्त कहां चले जाते हैं, पढ़ाई से तो कुछ लेना देना है नहीं। वाह, तो एक लोगों ने रिप्लाई किया है कि ब्लॉक हो जाते हैं शिल्पा सिस्टर।
आप लोग टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पा रहे हैं भाई। जो टू द पॉइंट आंसर आना चाहिए ना, वो आप लोग शायद कास्ट को बढ़ावा देना ये सामाजिक मुद्दा है। नहीं, गलत जगह पे जा रहे हैं आप लोग। चलिए जो है, तो इससे आर्थिक प्रभाव, आर्थिक महत्व क्या है? तो आर्थिक महत्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या होता है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ समाज सुधारकों ने पश्चिमी श्रेष्ठता का विरोध करके आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना के बीज बोए, राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण किया। और जो यही राष्ट्रीय चेतना रहती है, यही राष्ट्रीय चेतना क्या है? यही राष्ट्रीय चेतना आगे चलकर स्वदेशी के प्रचार प्रसार तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में प्रचलित हुआ। तो आर्थिक महत्व प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहता है, परंतु परोक्ष रूप से रहता है। इसकी इनडायरेक्ट वे में देखा जा सकता है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या है भाई कि राष्ट्रीय चेतना से क्या होता है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और वहीं से स्वदेशी को बढ़ावा मिलता है। आगे आते हैं भाई, धार्मिक सांस्कृतिक क्या प्रभाव है? धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव। तो धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव में क्या दे सकते हैं? धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव में पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता का विरोध किए, पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता से लोगों का मोह भंग हुआ। अगला जो है, अपनी देशीय संस्कृति के महत्ता से लोग परिचित हुए। अरे भाई, दयानंद सरस्वती ने वेदों के लड्डू की बात कहा था ना। तो अपनी संस्कृति की जो महत्ता है, उससे क्या होता है? उससे लोग रूबरू होते हैं। अगला क्या महत्व है? तो इनके द्वारा जो है सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलनकारी हैं, इनसे जो है स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। अगला जो है राष्ट्रीय पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिला। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ जो नेता रहते हैं वो क्या करते हैं? स्थानीय भाषाओं में अपने प्रवचनों को या अपने विचारों को रखते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे महादेव गोविंद रानडे है मराठी भाषा में, जो बंगाल के समाज सुधारक हैं वो बंगाली भाषा में। हर जो प्रमुख नेता रहते हैं, हर प्रमुख नेता की सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो नेता रहते हैं उनकी अपनी पत्रिका रहती है। जैसे राजा राम मोहन रॉय की मिरातुल अखलाक है, तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर की है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सोमप्रकाश है, सर सैयद अहमद खान की तहजीब उल अखलाक है, मिरातुल अखलाक राजा राम मोहन रॉय की सर सैयद अहमद खान की तहजीब उल अखलाक है। तो इससे क्या होता है? इससे जो है राष्ट्रीय पत्रकारिता को जो है प्रोत्साहन मिलता है। वैचारिक महत्व क्या रहता है? अब इसे हम लोग देखते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का वैचारिक महत्व क्या है, इसे देखा जाए भाई। वैचारिक महत्व क्या है? वैचारिक महत्व में तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ। तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ। इतने सारे जो भारत के हर दिशा में, हर क्षेत्र में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे हैं, इससे क्या होता है? लोगों में तार्किकता के दृष्टिकोण का विकास होता है। अगला जो है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अगला क्या है? समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया, विशेष करके शहरी मध्यम वर्ग में। तो चलिए भाई, ये क्या है? ये जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व है।
अब आगे हम लोग आते हैं अंतिम मुद्दे पर। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाएं क्या थी? व्हाट वर द समथिंग द लिमिटेशन ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाएं क्या थी? अब मेन मुद्दा यही है भाई ने कि अभी तक तो आप केवल सकारात्मक चीजों के बारे में सुनते गए कि राजा राम मोहन रॉय के कार्यों से सती प्रथा पर बैन लग गया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कार्यों से विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई। अभी तक सब सकारात्मक बातों को सुन रहे थे, परंतु सामाजिक धार्मिक सुधार पत्रिका से पूछा जाता है। वंशिका का प्रश्न है, पत्रिका से बेटा प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी स्टेटमेंट वो बना देते हैं, तो 2 4 5 जो महत्वपूर्ण वाले हैं वो याद रखिएगा। पीसीएस में थोड़े से और ज्यादा फैक्चुअल डेटा का वो करते हैं, तो वहां पर आप जो है पीसीएस वाले में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितना पूछा गया है उतने पर आपका ध्यान जो है वो सरसरी निगाह से वो होना चाहिए। आगे भाई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाएं क्या है? तो सबसे पहली सीमा क्या है? सबसे पहली सीमा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, इस आंदोलन का सामाजिक जनाधार अत्यंत संकीर्ण था। पहली सीमाएं या कमियां इसे भी कर सकते हैं। तो पहली सीमा या कमियां क्या था भाई? इतना जो हो हल्ला हो रहा है, उस जमाने में साक्षरता दर जो रहता है वो बहुत कम रहता है। साक्षरता दर जब बहुत कम रहता है और गांव का शहर से कनेक्टिविटी बहुत कम था। अगर आप पूछेंगे अपने दादाजी से तो बताएंगे कि पहले के जमाने में शहर लोग पैदल ही जाते थे। इक्का दुक्का गांव में क्या होता था, इक्का दुक्का साइकिल से मिली, आज के 4 व्हीलर से भी ज्यादा उसका महत्व था। आज से 60 साल 70 साल पहले गांव में अगर किसी के पास साइकिल होता था तो उसका आज के 4 व्हीलर से ज्यादा खुशी होता था। जिसके शादी में साइकिल मिल जाता था उसका तो समझ लीजिए कि, तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि गांवों की जो कनेक्टिविटी थी वो शहरों से बहुत कम रहता है, साक्षरता की दर बहुत ही कम रहती है। इससे क्या रहता है? इससे जो है सामाजिक जनाधार जो रहता है वो अत्यंत संकीर्ण रहता है। देयर वाज अ वेरी नैरो सोशल बेस ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अगला इसकी कमी क्या रहता है भाई? तो अगली जो कमी है कि हिंदू समाज सुधारकों ने हिंदू संस्कृति का महिमा मंडन किया। तो मुस्लिम समाज सुधारकों ने मुस्लिम संस्कृति का महिमा मंडन किया। जिससे क्या हुआ? जिससे हिंदू मुस्लिम समुदाय के मध्य धार्मिक खाई और ज्यादा विस्तृत हुआ। मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि दयानंद सरस्वती जैसे विचारक जो रहते हैं वो प्राचीन भारत की महिमा मंडन करते हैं। इससे मुस्लिम वर्ग जो है अपने को जो है क्या समझता है? अपने को जो है भारतीय संस्कृति का, उनको लगता है कि क्या मैं भारतीय संस्कृति का अंग नहीं हूं। मुस्लिम सुधार आंदोलन में दारुल इस्लाम की बात की जाती है, जिससे हिंदुओं की भावना आहत होती है कि क्या ये हमारा मुल्क हिंदुओं का नहीं है, क्या अच्छे दारुल इस्लाम बनाएंगे। तो कमियां क्या है? दोनों के मध्य जो है वैचारिक खाई या दोनों के मध्य जो है धार्मिक खाई जो है ज्यादा बढ़ना शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली कमी क्या है भाई? तो अगली कमी जो है कुछ सुधारकों के द्वारा धार्मिक रहस्यवाद को बढ़ावा दिया गया, धार्मिक रहस्यवादी विचारों को बढ़ावा दिया गया। तो ये क्या है? ये इनकी जो है अपनी सघन कमियां हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की कमियां हैं। ऐसा है गौरव, अगर नहीं समझ में आता है ना तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि यहां पर आप आकर के करोगे, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियो वाला क्या 360 या क्या बता रहे थे ना, वहीं पे जाकर के देख लो, ठीक है? या अगर मानसिक रूप से सही हो तो स्वाध्ययन कर लो। नहीं समझ में आता है तो वो आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है। चलिए भाई, तो यहीं पर आकर के क्या हुआ? यहीं पर समाप्त हुआ। अब इस यूनिट से कहीं पर भी कोई डाउट है या कहीं पर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। इस यूनिट से कहीं से कोई डाउट है या कहीं से कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। माना जाए कि सही है मामला? चलिए, तो 2-3 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, फिर उसके बाद नए यूनिट पे आगे बढ़ा जाए। उदासी महंत जो सिख गुरुद्वारा में महंत थे, जैसे मंदिर में पुरोहित होते हैं, वैसे सिख गुरुद्वारा में जो है जो महंत रहते हैं
उन्हीं को उदासी महंत के रूप में कहा गया और वो वंशानुगत होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ उसमें कुछ अलग नहीं है, बस वो मान लीजिए सिख गुरुद्वारा के जो है महंत रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए जो है कुछ प्रश्न लिख लीजिए। लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, किस सीमा तक, प्रश्न है किस सीमा तक भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था। किस सीमा तक भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था? अब इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ ऐसे सुधारकों के बारे में बताना है जिन्होंने राष्ट्रवाद की ओर भारत को उन्मुख किया था। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन में दयानंद सरस्वती हैं और विवेकानंद हैं। कभी विवेकानंद ने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, परंतु परोक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रवाद का वो हमेशा समर्थन करते थे। इस तरीके से क्या, इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ उन्मुख किए थे। अगला एक प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती प्रथा के उन्मूलन का ही अगला चरण था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती प्रथा के उन्मूलन का ही अगला चरण था। टिप्पणी करें। एक और प्रश्न लिखिए, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अंग्रेजी शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई थी? अंग्रेजी शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई थी? सविस्तार चर्चा करें। चलिए भाई, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अगले यूनिट की तरफ बढ़ा जाए। अगला यूनिट जो है, देखिए कल आप लोग की दशहरा की छुट्टी है। कल दशहरा की आप लोग की छुट्टी है। आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य तो कहा जाता है आप टू द मार्क ना होना, तो स्वास्थ्य का थोड़ा इशू है। तो आइए जो है हम लोग अगले यूनिट की तरफ आते हैं। अगला यूनिट क्या है? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ओवर इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था? इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो पहला, ब्रिटिश शासन के भारतवर्ष में आर्थिक दृष्टिकोण से विविध चरण क्या क्या है? ब्रिटिश शासन के भारतवर्ष में आर्थिक दृष्टिकोण से जो वेरियस स्टेज है उसे देखा जाएगा। अगला जो है, ब्रिटिश शासन का कृषि क्षेत्र पर नीतियां, जो अर्थव्यवस्था के इनके विविध मॉडल रहते हैं, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी जो है उसे देखा जाएगा। अगला जो है, ब्रिटिश शासन का भारत के देसी उद्योगों पर प्रभाव। देसी उद्योगों पर जो प्रभाव है उसे देखा जाएगा। इसके अंतर्गत क्या देखा जाएगा? इसके अंतर्गत विऔद्योगीकरण देखा जाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री देखा जाएगा। अगला जो है, धन का निर्गमन देखा जाएगा।
ट्रेन ऑफ वेल्थ देखा जाएगा। इसके बाद अंततः क्या देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से अगला यूनिट जोड़ दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र पर जो शोषण कर रहे हैं यहां से कृषक आंदोलन शुरू हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र पर जो ये शोषण कर रहे हैं वहां से मजदूर आंदोलन। इस यूनिट के बाद देखिए लॉजिकल कैसे सीक्वेंस बनेगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का ही क्या तकाजा था भाई, तो अगला यूनिट जो है किसान और जनजातीय आंदोलन, और उसका अगला यूनिट जो है ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन हो जाएगा। तो आइए जो है शुरुआत करते हैं इस यूनिट का। ये जो मैंने पूरा सिनॉप्सिस दिया है, पूरा फ्लो चार्ट इस यूनिट का दिया है, ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ये जो पूरा मैं इस यूनिट का फ्लो चार्ट दिया हूं ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, कल तो मेला लगेगा, गांव में मेला लगता है, जहां भी मेला लगता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। मेरे स्वास्थ्य का ना बहुत ज्यादा ध्यान ये जितने कामचोर वाले हैं ना उनको ज्यादा है, सर रेस्ट कीजिए, सर छुट्टी दे दीजिए, तो आप उसका ध्यान मत रखिए, मैं स्वास्थ्य का ध्यान रख लूंगा, आप पढ़ाई पर ध्यान रखिए, ठीक है? तो चलिए भाई आते हैं अब हम लोग ब्रिटिश शासन के भारत में विविध चरण। ब्रिटिश शासन के भारत में विविध चरण, वेरियस स्टेज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन के भारत में लगभग जो 200 वर्षों का समय काल है, 1757 से 1943 ईस्वी, इसे यदि देखा जाए तो ये कितने चरण में आता है, ये कुल 3 चरण में आता है। कुल कितने चरण में है भाई, तो कुल 3 चरण में है। प्रथम चरण कब से कब तक है, तो प्रथम चरण जो है ये प्रथम चरण जो है 1757 से 1813 ईस्वी तक है। जो द्वितीय चरण है बच्चों ये कब से कब तक है, तो द्वितीय चरण 1813 से 1800, कहीं कहीं पे देखिए 1 साल का अंतर मिल जाएगा, कहीं पे 1858 ही दिखेगा, या चलिए 1858 कर देते हैं, 1858 तक। तृतीय चरण जो है 1858 से 1943 ईस्वी तक है। There are total 3 stages of the economic impact of the British rule in India. The first stage it is since 1757 to 1813. The second stage it is since 1813 to 1858, and the third one is the 1858 to 1947. पहला जो चरण है बच्चों इसे क्या कहा जाता है, पहला जो चरण है इसे वाणिज्यवादी चरण कहा जाता है, वाणिज्यवादी चरण कहा जाता है, एरा ऑफ मर्केंटलिज्म कहा जाता है। दूसरा जो चरण है इसे मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है, मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है। तीसरा जो चरण है इसे फिनेंशियल कैपिटलिज्म का चरण कहा जाता है। फिनेंशियल कैपिटलिज्म मींस की, फिनेंशियल कैपिटलिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे, फिनेंशियल कैपिटलिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे, एक सेकेंड, वित्तीय पूंजीवाद कहेंगे इसे, जो है वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहेंगे, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। असल में देखिए ना जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है, असल में कॉन्सेप्ट यही सब है, ध्यान से सुनिएगा। जो है 200 सालों का समय काल, 200 सालों का समय काल 3 चरण में देखा जाता है। इसी को मैं कह रहा था थीमेटिक टॉपिक पूरा एक बृहद कालखंड को समेटता है। अब इस यूनिट को मैं कहीं पर भी पढ़ाता, 1857 के पहले पढ़ाता या 1857 के बाद पढ़ाता, जैसा कि अनेक शिक्षक करते हैं, विश्वास मानिए आपको ये समझ में नहीं आता। किताबों में भी आपको यूनिट कहां पे मिलेगा, किताबों में भी ये यूनिट 1857 के आसपास ही, 1857 के पहले या 1857 के बाद ये यूनिट दे दिया गया। अब भाई जब आप पूरी कहानी कर चुके हैं 1757 से लेकर के अभी तक 1947 तक की कहानी कर चुके हैं, अब मैं कुछ भी समझाऊंगा तो कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जिसे ये लगे कि अगर वो क्लास को अच्छे से कवर अप किया है, ये क्या हो रहा है। तो चलिए इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से चीजों को आपको समझ रखना।
भारत पर शासन जो 100 वर्षों का शासन था वो किसका शासन था भाई? बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भारत में 100 वर्षों का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। किसका है भाई? 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत पर किसका शासन है? तो भारत पर ब्रिटेन शासन नहीं कर रहा है, एक कंपनी शासन कर रही है। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, कुल मिला जुला करके भाई ये कंपनी ही तो है। आज क्या दिया जाए, केन्या पर, युगांडा पर, ट्यूनीसिया, किसी भी एक अफ्रीका के देश पर मुकेश अंबानी जाए और कब्जा कर लें, या भारत की चाहे वो कब्जा कर लें। असल में क्या होगा भाई, एक कंपनी जाकर के कब्जा करेगी तो एक कंपनी, उसका जो भी लाभ है वो लाभ ही कंपनी के पॉकेट में जाएगा ना। बस इतना ही, 100 साल का बस ये कॉन्सेप्ट रखिए कि इन बिटवीन 1757 to 1857 द वन कंपनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी हु वर हैविंग द पॉलिटिकल मोनोपोली ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा मूल ध्येय क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का सबसे मूल ध्येय होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। अब भाई जो है, प्रथम चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी यही करती है। प्रथम चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ये वणिकवादी चरण है, और वणिकवादी चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय समृद्ध अर्थव्यवस्था से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया, अत्यधिक लाभ प्राप्त किया। जो कहा जाता है ना, दिन दूना और रात चौगुना वो करना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्यधिक लाभ प्राप्त किया। खुली लूट किया गया भाई ना। 1813 तक ये कहां का काम खत्म कर दिए थे? 1813 तक ये प्लासी का काम खत्म कर दिए 1757 में। 1764 तक ये जो है उत्तर भारत का काम खत्म कर दिए थे। 1799 में मैसूर का काम खत्म था। 1805-6 तक मराठों का काम खत्म है। वो तो औपचारिकता, तृतीय अंग मराठा युद्ध तो औपचारिकता रह जाती है, सही है। तो ये क्या है, भारत के बृहद क्षेत्र पे कंपनी ने शासन स्थापित कर लिया और खुली लूट किया। थ्री इडियट मूवी आपने देखा था। थ्री इडियट मूवी में क्या रहता है? थ्री इडियट मूवी का जो एक लाइन का वो रहता है, लेसन रहता है कि मानव अपने दुख से दुखी नहीं है। यदि वास्तविकता भी देखा जाए भाई, वहां पे तो वो रहता है ना, दोस्त अगर फेल करे तो दुख होता है, दोस्त अगर टॉप कर जाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि मानव अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उससे ज्यादा वो क्या है, उससे ज्यादा वो दूसरे के दुख से दुखी है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से खुली लूट, ये भारत का प्रथम चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत की खुली लूट कर रही है। इस खुली लूट से क्या है, ब्रिटेन की जो दूसरी कंपनियां रहती हैं उनको जलन होता है। किस बात का जलन होता है भाई? आज अगर बस केवल मैं कहूं कि केवल रिलायंस कंपनी जाकर के युगांडा की खुली लूट करे, भारत की अन्य कंपनियों को सरकार हमें क्यों नहीं जाने दे रही है, हम जाकर के युगांडा का क्यों नहीं खुली लूट कर रहे हैं? स्वाभाविक है, मानव की प्रवृत्ति है, दिस इज द समथिंग द टेम्परामेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो क्या होता है, जब ये खुली लूट चल रही थी, यहां से गवर्नर जनरल लौट करके जब ब्रिटेन जाते थे, उनकी अर्थात भारत से वो जो धन दौलत लेकर के जाते थे, इसी वॉरेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग लगा था। उनकी चकाचौंध भरी जिंदगी को देख करके लगता था कि इस खजाने को लूट करके ये लाए हुए हैं। अब जरा द्वितीय चरण की कहानी समझिएगा कि कैसे ये द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? प्रथम चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था की खुली लूट किया भाई, खुली लूट किया। दे स्पॉइल्ड द इंडियन इकोनॉमी। इससे क्या होता है, इससे 18वीं शताब्दी के अंत से ही ब्रिटेन की अन्य कंपनियों ने ब्रिटिश संसद पर
दबाव बनाना शुरू किया कि उन्हें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दिया जाए। मानव की फितरत ईस्ट इंडिया कंपनी की समृद्धि को देख करके, ये पूंजीवादी देश है भाई, ये अपनों के नहीं हुए, ये हमारे और जो कहा जाता है ना गैरों के क्या होंगे। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि अन्य कंपनियां भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अपनी संसद पर दबाव बनाना शुरू किए कि भारत में व्यापार करने की उनको भी छूट दिया जाए। कान खोलकर सुनिएगा, अब यहीं पर क्या आता है? यहीं पर यूटिलिटेरियन थ्योरी आता है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण आता है, या उपयोगितावादी विचारधारा आती है। उपयोगितावादी विचारधारा क्या कहती है? उपयोगितावादी विचारधारा जो ब्रिटेन में आती है, ये कहती है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। अब एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये भी उस बात का अनुमोदन कर रहे हैं, इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं कि भाई अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण मतलब भारत में अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी व्यापार करने का मौका दिया जाए, तभी तो अन्य कंपनियों का भी अधिकतम कल्याण होगा। इस तरीके से दबाव में क्या होता है, इस तरीके का जो निरंतर दबाव इनके ऊपर बन रहा है, ऐसे परिवेश में क्या होता है? ऐसे परिवेश में एक्ट ऑफ 1813 आएगा, 1813 का अधिनियम आएगा, और इस अधिनियम में क्या प्रावधान रहेगा? इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। और क्या होगा? और मुक्त व्यापार के चरण की शुरुआत होगी, मुक्त व्यापार के चरण की शुरुआत होगा। तो समथिंग व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बताइए भाई, यहां पे कोई डाउट है? कोई वो है? प्रथम चरण में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1813 भारत का क्या करती है? भारत का खुला लूट करती है। इससे क्या होता है? ब्रिटेन की अन्य कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होता है कि भारत में व्यापार करने की उनको भी अनुमति मिले। इस तरीके से वो संसद पे निरंतर दबाव बना रहे हैं, और इस निरंतर दबाव से क्या होता है? निरंतर दबाव से जो है 1813 का अधिनियम पास होता है। 1813 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाता है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को क्लियर है। खुली लूट का मतलब ये होता है भाई ना कि कितना व्यवहारिक तरीके से तो बताया भाई ना कि भारत में कोई अंग्रेज की संसद शासन नहीं करेगी, ब्रिटिश संसद शासन नहीं करेगी, एक कंपनी शासन कर रहा था। जब एक कंपनी शासन कर रहा था, तो क्या था? ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को जलन हो रहा था, भारत को लूट रहे हैं। जलन था तो उनको रहता है कि हमको खुली छूट दीजिए भाई ना, एक कंपनी एक देश में जाकर के व्यापार कैसे करेगी? सबको खुली लूट, मतलब खुली लूट को आप एक लाइन में समझिए कि भारत का बाजार खोल दीजिए सारी कंपनियों के लिए, बस कहानी। ऐसा भाई अमृता और इराक और है जिनको नहीं जो है क्लियर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। कि मैंने कई बार पहले भी कहा कि नाच गाना तो करवाया नहीं जाएगा, कि फलाना जो है बड़ा उनको मजा नहीं आया तो कुछ नृत्य संगीत शुरू किया जाए। पढ़ाई की क्लास में बैठी हुई है, तो पढ़ाई की क्लास में जो है आपको खुश करने के लिए पहले होता था, पहले जमाने में राजा महाराजा का मूड नहीं बना तो नृत्य संगीत शुरू कीजिए। तो तीन है जिनको नहीं अब नहीं समझ में आया ना, तो ये पक्का बता रहा हूं, क्लास 8 की अगर एनसीईआरटी में पढ़ाया जाएगा तो वो भी नहीं समझ में आएगा। अगर इतना बेसिक लेवल पे जा करके इतना सब एक एक स्टेज जो है ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, लाइन लाइन खींच करके, अगर यहां पे नहीं समझ में आया बेटा ना, विश्वास मानिए कि आपका लेवल क्लास 8 की एनसीईआरटी बता दीजिए। जिनको नहीं समझ में आया वो हमको ये भी बता दीजिए कि हमको क्लास 8 की एनसीईआरटी समझ में आया। मैं 5-10 मिनट क्लास रोक देता हूं, तो ये 2-3 दिखे मुझे नहीं समझ में आया,
बस वो आप इतना हमें कह दो कि सर मुझे क्लास 6 प्राचीन भारत, क्लास 7 मध्यकालीन भारत, क्लास 8 जो है आधुनिक भारत। बस आप हमसे ये कह दीजिए कि सर मुझे क्लास 8 की एनसीईआरटी समझ में आया है, 2-4 क्वेश्चन पूछ लीजिए। कक्षा 8 की एनसीईआरटी 12-13 साल का एक लड़का जो होगा आपके घर में, 12-13 साल का एक बच्चा पढ़ता है। बेटा मैं कह रहा हूं मैं धीरे धीरे इस बैच को समझा हूं। शुरू में तो मैं आया तो मैं तो लगा कि एकदम आईएएस वाला पूरा हुआ है। इसमें कुछ ऐसे घोंचू है ना, कुछ ऐसे, जिस दिन आप लोगों में से किसी ने पूछा था ना कि सर नवाब और दीवान में क्या अंतर होता है, उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि किस स्तर के कुछ छात्र हैं। नवाब और दीवान समझ में नहीं है। कुछ जो है ग्रामर के बारे में वो होते हैं। तो बेटा अगर डीमोटिवेशन है तो उसके लिए अभी मैंने कहा कि कुछ उसके लिए विशेष प्रावधान नहीं करवाया जा सकता, क्लासरूम में है, ये कोई इंटरटेनमेंट की क्लास नहीं है, ठीक है ना। आइए बच्चों जो है, तो द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में भारत का बाजार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके क्या होता है, भारत का बाजार सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है। जाइए खुली लूट है उनकी। तो जब भारत का बाजार सभी के लिए खोल दिया गया तो इसे क्या कहते हैं, इसे मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं, एरा ऑफ फ्री ट्रेड। मुक्त व्यापार के चरण में क्या होता है, पहले एक लूट रहा था, अब ब्रिटेन की सारी कंपनियां आती हैं, सब लूटना शुरू करती हैं। जब सब लूटना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जब सब लूटना शुरू करते हैं तो अब क्या है भाई, अत्यधिक पूंजी का संचय हो जाता है। अत्यधिक पूंजी का संचय हो जाता है। और यही क्या है, सब लूट रहे हैं भाई तो क्या होगा, अत्यधिक पूंजी का संचय है। और यही अत्यधिक पूंजी का संचय किस रूप में है, ये किस रूप में है, तो ये जो है भारत से धन के निर्गमन के रूप में है। भारत से धन के निर्गमन के रूप में है। भारत से एक बड़ी धनराशि प्रति वर्ष ये जो ब्रिटेन की सारी कंपनियां हैं वो लूट करके क्या कर रही हैं, लूट करके अपने मूल देश में लेके जा रही हैं। इससे क्या है, इससे अत्यधिक पूंजी का संचय है। इतना पैसा इनके पास आ जाता है, जब उस पैसे का करना क्या है, समस्या वो हो जाता है। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो है 1857 का विद्रोह होगा। 1857 का भारत में विद्रोह होगा और इस विद्रोह के साथ क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। The revolt of 1857 it led to the abolition of East India Company. भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। 1858 के एक्ट के माध्यम से, मैंने लिखवाया भी था, 1858 के एक्ट के माध्यम से भारत का शासन किसके हाथ में आ गया, भारत का शासन ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गया। ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गया। अब कंपनी नहीं, अब भारत पर ब्रिटेन की संसद शासन कर रही है। और यहीं से 1858 के एक्ट के आने के साथ ही तीसरा चरण शुरू होता है। तीसरे चरण को वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहते हैं। अब बच्चों मुझे यह बताइए कि मैं आज आप लोग को करोड़पति बना देता हूं। अगर मान लीजिए कि आप लोगों के पास 100, 200, 500 करोड़ रुपए आ जाए, अगर 1500 करोड़ रुपए आ जाए तो उसका क्या करेंगे? फटाफट मुझे उत्तर दीजिए। उसी उत्तर में ये तीसरा चरण छुपा हुआ है। अगर आप लोगों के पास 1500, सोचने में क्या गया, सपना देख लीजिए कि आ गया। अगर 1500 करोड़ रुपए आएगा तो पहला काम क्या करेंगे बताइए? देखिए जवाब भी 1/1 आएगा। शॉपिंग करेंगे, बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे, शाबाश। बड़े लेवल पे इंडस्ट्री लगाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, मर जाएंगे खाते खाते, पैसा नहीं खत्म होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंगे, चलिए भाई अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरे बाप रे बाप, नहीं बेटा नहीं खरीद पाओगे। पीडब्ल्यू कंपनी कितनी बड़ी है ना, ये आपके सोच से बाहर की चीज है। पीडब्ल्यू कंपनी 1500 में आप खरीद लेंगे, 1500 में एक आध ब्रांच भी नहीं मिलेगा। 1500 करोड़ में एक आध ब्रांच भी इस कंपनी का छोटा मोटा ब्रांच भी नहीं मिल पाएगा। तो ये वाला सपना मत देखिए, थोड़ा लिमिटेड सपना कीजिए। चलिए भाई, तो आइए यहीं से क्या होगा, यहीं से जो है अब इनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था, अत्यधिक धन संचय हो चुका था। इस अत्यधिक धन संचय से क्या था भाई, अब पैसे का करे क्या, समस्या यही हो गया था। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आप सुनेंगे, अभी शायद आप लोग का नया बैच स्टार्ट नहीं हुआ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है पैसा पैसे को बनाता है। जैसे ही ब्रिटेन की संसद के हाथों में भारत का नेतृत्व आता है,
वित्तीय पूंजीवाद, पैसा पैसे को कमाएगी। अब क्या किया जाएगा, इस अत्यधिक पूंजी संचय का भारत में निवेश किया जाएगा, भारत में निवेश किया जाएगा। दिल्ली में है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, 4-4, 5-5 मकान है उनके पास, हर मकान से लाखों रुपया किराया आ रहा है। 4-5 मकान से आप समझ सकते हैं, आईएएस बनेंगे आप, 68,000 70,000 रुपया सैलरी पाते हैं। पैसा पैसे को कमाता है। इसका उदाहरण क्या है भाई, उनके पास पैसा है, 4-5 मकान बनवा दिए हैं, एक फ्लोर से 30-30, 35-35 हजार 4-4 फ्लोर की बिल्डिंगें होती हैं। ये क्या है, ये 4 करोड़ का उनका अपना एक मकान है, उस मकान से लाखों पैसा पैसे को कमाता है। तो जो अत्यधिक पूंजी का संचय था, इस अत्यधिक पूंजी के संचय से क्या हुआ, अब ब्रिटेन की संसद है, ये भारत में ही निवेश करते हैं। कहां, रेलवे में निवेश करते हैं, जो खनन उद्योग है वहां पे निवेश करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करते हैं, और उस पर एक निश्चित आमदनी इनको बैठे बिठाए सरकार से मिल रही है। और ये खेल कब तक चलता है, ये खेल 1947 ईस्वी तक चलता है। तो चलिए, यही पे तीनों चरण समाप्त हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल मिला जाएगा हम लोग, और कल आएंगे तो क्या किया जाएगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, इससे हम लोग आगे कैरी ऑन किया जाएगा। तो चलिए, आप लोग का बार बार मैसेज भी आ रहा था कि 7:15 से आप लोग की क्लास है, तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं कल हम लोग इसी समय। अच्छा, कल तो छुट्टी है भाई ना, द डे आफ्टर टुमारो वी शैल मीट एंड वी शैल कैरी ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस सेगमेंट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।